Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about important judgments of May 2021. देखिए, I always say that these sessions are very important for you. एंड जुडिशरी के एग्जामिनेशंस तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं और अगर हम जनरल लाइफ के बारे में बात करें तो जजमेंट्स अगर हमें पता होती हैं तो हमें लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा पता चलता है इन अ डिफरेंट एरियाज। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन सीक्वेंस वाइज देखने हैं तो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट, आप उसको देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज अक्षर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत एंड ऑनरेबल जस्टिस अनुराधा बोस की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस कैन नॉट बी डिस्कार्डेड एज अ होल ऑन द ग्राउंड दैट इट इज exaggerated. To make a mountain out of a molehill, the molehill shall have to exist primarily. A court of law, being mindful of such distinction, is duty bound to disseminate truth from falsehood. ये कोर्ट ने इस जजमेंट में किस बारे में बात की है? एक एग्जैजरेशन के बारे में बात की है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी विटनेस क्रिमिनल मैटर में ही सही चीजों को एग्जैजरेट करता है तब भी उसके पीछे का तो जो ट्रुथ है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने एग्जैजरेशन टर्म को बहुत ही अच्छे से क्लासिफाई किया है, बहुत ही अच्छे से उसको डिफाइन किया है और क्या कहा है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट की एग्जैजरेशन होती है तो वो हमेशा एक ट्रुथ उसमें होता ही है। मतलब एग्जैजरेशन का मतलब ये होता है ना कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, लेकिन वो जो चीज हुई है उसमें वो तो ट्रुथ है। बेसिकली एक ट्रुथ है जिसको एग्जैजरेट किया गया है, तो उस ट्रुथ को तो हम कम से कम ऐसा नहीं हो सकता कि उसको डिनाई कर लें। अब केस के साथ इस फैक्टर को समझते हैं। केस में क्या हुआ, यहाँ पर जो कन्विक्ट है, हमारे एक्यूज हैं, वो यहाँ पर अपील लेकर आए और उन्होंने यही कहा कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। नॉर्मली केस में क्या हुआ था, जो FIR फाइल हुई उसमें क्या हुआ कि जो एक्यूज्ड हैं वो हमारे विक्टिम जो डिसीज्ड है, जिनकी डेथ हो गई, उनके घर गए विद एन एक्स और उनको मारा। एक ही ब्लो किया लेकिन हेड पे ब्लो किया और उनसे उनकी डेथ हो गई। दिस वाज द FIR। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन विटनेस ने जब उन्होंने अपना एग्जामिनेशन दिया, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रखी, तो उन्होंने क्या कहा कि जो एक्यूज्ड हैं, फर्स्ट एक्यूज ने 2 बार ब्लो किया और जो दूसरे एक्यूज थे उन्होंने ईयर में ब्लो किया। तो दीज वर द स्टेटमेंट्स ऑफ जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे। तो एक्यूज ने यहाँ पर कंटेंशन यही लिया कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है यहाँ पर वो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं कि सिर्फ एक ब्लो हुआ है लेकिन उन्होंने कह दिया कि 3 ब्लोज हुए हैं, तो यहाँ पर तो ये चीजों को एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो इन टर्म्स के रिगार्डिंग पे उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि सर देखिए, बात ऐसी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी बात करें तो उसमें आया है कि जो विक्टिम है, जो डिसीज्ड है, उनकी जो डेथ है वो किस बेसिस के ऊपर हुई है। ब्लो जो एक ब्लो हुआ है, चाहे हेड पे हुआ है, एक ही हुआ है, उसी ब्लो के रिगार्डिंग उनकी मृत्यु हुई है, डेथ हुई है। तो ये फैक्टर तो डिनाई नहीं किया जा रहा, ये फैक्टर तो अनडिस्प्यूटेड है। ठीक है, ओके, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उन्होंने एग्जैजरेशन कर दिया, लेकिन ये बात तो सच्ची है कि आप घर गए थे डिसीज्ड के, आप विद एन एक्स गए थे और आपने ब्लो किया, उनको मारा हेड पे और जिससे उनकी डेथ हुई है। तो इस फैक्टर को डिनाई हम नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर कोर्ट ने कहा, देखिए यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा है, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, द मोल हिल शैल हैव टू एग्जिस्ट प्राइमरीली। कि जो बात है, बेसिकली जो ट्रुथ है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, चाहे एग्जैजरेशन जितनी मर्जी हुई हो। ठीक है, ये हमारी जजमेंट थी अक्षर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज राजकुमार साबू वर्सेस साबू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस अनुराधा बोस की जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। अ क्रिमिनल केस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 406 CRPC merely because the party does not understand the language of the court which has jurisdiction to hear the case. Supreme Court held. Convenience of one of the parties cannot be ground for allowing his transfer application. देखिए यहाँ पर कोर्ट ने क्या बात की, यहाँ पर कोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन बात की है 406 CRPC। तो ये सेक्शन
कोई भी जजमेंट में सेक्शन की बात हुई और वो हमें ना पता हो, ऐसे तो कैसे हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट, देखिए जो सेक्शन 406 सीआरपीसी है वो किस बारे में बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है टू ट्रांसफर अपील्स एंड केसेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि एक जो अपील या फिर केसेस होते हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पर कोर्ट ने क्या कहा कि यस वी हैव दिस पावर, ऑब्वियसली सेक्शन 406 सीआरपीसी ने हमें पावर तो दी है, लेकिन ग्राउंड्स भी तो हमें देखने पड़ेंगे कि किस ग्राउंड के ऊपर हम ट्रांसफर करें केसेस को। अब यहां पर जो ग्राउंड है कि सिर्फ जो एक पार्टी है उसको लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, इस बेसिस के ऊपर हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज देयर आर ऑप्शंस है कोर्ट के पास। आप ट्रांसलेटर कीजिए, ट्रांसलेटर को कोई मनाही नहीं है, आप इंटरप्रेटर कर दीजिए, ट्रांसलेटर अपॉइंट कीजिए, इंटरप्रेटर अपॉइंट कर दीजिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि यहाँ पर तमिल लैंग्वेज का केस था कि तमिल लैंग्वेज इनको समझ में नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर जो एपेलेंट है उनका यही कंटेंशन था कि इस केस को दिल्ली कोर्ट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही बोला कि अगर आपको तमिल समझ में नहीं आ रही तो आप ट्रांसलेटर कर सकते हो, इंटरप्रेटर अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन केस को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। और यहाँ पर एपेलेंट का एक और कंटेंशन था कि दिल्ली कोर्ट में जो बाकी के केसेस हैं, कनेक्टेड मैटर्स हैं, वो भी वहां पर ही उनकी सुनवाई हो रही है, हियरिंग वहां पर ही चल रही है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक ही पार्टी की कन्वीनियंस को हम नहीं देखेंगे, कि आपकी जो भी कन्वीनियंस चल रही है, कि आप कह रहे हैं दिल्ली में चलते हैं, आप कह रहे हैं आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो आपकी इन जो ये एक ही कन्वीनियंस, जो आपकी बस कन्वीनियंस को देखते हुए कोर्ट नहीं चल सकता, और इस वजह से हम ट्रांसफर नहीं कर सकते केस को। ठीक है, दिस वाज द जजमेंट, दैट इज राजकुमार साबू वर्सेस साबू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। साबू से आपको नाम भी एक याद आ रहा होगा, चाचा चौधरी के एक बहुत ही, जब हम छोटे होते थे बचपन में हमने कार्टून देखते थे जिसमें चाचा चौधरी आते थे, तो आई थिंक आपको वो नाम याद आ रहा होगा। तो देखिए अब आपको जजमेंट भी याद हो जाएगी। ऐसे ही कुछ फैक्टर्स को याद रख के हमारी जजमेंट्स भी याद हो जाती है। ठीक है, राजकुमार साबू वर्सेस साबू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस अनुराधा बोस की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये जजमेंट किस बारे में बात करती है। द बेंच ऑब्जर्व दैट द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 CRPC cannot be treated as mere procedural formality as it based on the fundamental principle of fairness. It imposes an obligation on the court to question the accused fairly with care and caution, the court said. देखिए यहाँ पर सेक्शन कौन सी बात हुई है, 313 CRPC, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन क्या है, नॉर्मली एक देखा जाए तो पुलिस की लैंग्वेज में क्या होती है कि सेक्शन 313 की स्टेटमेंट कहते हैं वो इसको, लेकिन क्या होता है ये सेक्शन, यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज्ड, अगर टाइटल की बात की जाए एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज्ड, तो यहाँ पर ये सेक्शन क्या बात करता है कि देखिए कोई भी अगर एविडेंस, कोई भी अगर सर्कमस्टांसेस एक्यूज्ड के खिलाफ आए हैं तो वो सब एक्यूज्ड को शो करने पड़ेंगे और उनका डिफेंस पूछा जाया पड़ेगा कि देखिए ये सब कुछ आपके खिलाफ चीजें आई हैं, अब आप बताइए एक्यूज्ड साहब, आपका क्या यहाँ पर कंटेंशन है, जो भी चीजें आपके खिलाफ आई हैं। एक तरह से यहाँ पर ये सेक्शन इस बारे में बात करता है, और एक तरह से ये सेक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है। और हमारी लॉ की टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, दैट इज ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, मतलब लेट द अदर पार्टी बी हर्ड, कि जो सुनने का मौका है वो हमेशा होना चाहिए। एक पार्टी अगर कोई कंटेंशन कर रही है तो दूसरी पार्टी को आप सुनोगे ही ना, कि अगर एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ कुछ भी एलिगेशन लगाई तो दूसरी पार्टी को मौका देना पड़ेगा कि आप उसकी भी बात सुनो। ठीक है, तो इन फैक्टर्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर ये सेक्शन बनाया गया है। ठीक है, यहां पर बोला है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस की बात करता है ये सेक्शन, कि अगर एलिगेशंस लगी हैं, कोई भी सर्कमस्टांसेस आए हैं, ऐसे कोई भी एविडेंस आया है, तो वो बताना पड़ेगा, एक्यूज्ड को बताना पड़ेगा और उनका डिफेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सेक्शन यहाँ पर कोर्ट ने यही बोला कि ये बहुत ही एक ग्रेव कंसर्न है, बहुत ही ग्रेव मैटर है। यहाँ पर कोर्ट्स क्या कर रही हैं, इस सेक्शन को एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में ले रही हैं, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन बिल्कुल डिपेंड किस पे करता है, बेस्ड या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। और ये बोला गया कि इट इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन द कोर्ट पे यहाँ पे ऑब्लिगेशन चलती है टू क्वेश्चन द एक्यूज्ड फेयरली विद केयर एंड कॉशन, कि एक्यूज्ड से पूछा जाए, उनके भी आंसर, उनका भी डिफेंस लिया जाए विद फेयरनेस, विद केयरनेस।
ठीक है, ये सब बातें यहाँ पर की गई सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज कॉन्टेजन ऑफ कोविड इन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम्स। देखिए ये स्यूमोटो केस है। स्यूमोटो मैंने आपको पिछले हमारे दोनों सेशन में बताया है कि व्हाट इज स्यूमोटो इन इट्स ओन मोशन। जब कोर्ट को लगता है कि मुझे ये केस खुद से ही लेना पड़ेगा, कोई भी कंट्री में अगर मैटर चल रहा है और वो मैटर किसी ने ना कंप्लेंट किया, कोई रिट फाइल की और कोर्ट को लगता है कि इस मैटर को मुझे खुद से ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर कोर्ट स्यूमोटो केस हैंडल करती है, खुद से ही उस चीज को मैटर को क्या करती है, हैंडल करती है, डील करती है, राइट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्यूमोटो केस एक हैंडल किया, दैट इज कंटेजन ऑफ कोविड इन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम्स। कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस नगेश्वरा राव एंड ऑनरेबल जस्टिस अनुराधा बोस। ऑब्जर्वेशन देखते हैं ये केस किस बारे में बात करता है। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज टू इमीडिएटली अपलोड इंफॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रन हु हैव become orphans after March 2020 and immediately take charge of such children and attend to their basic needs without waiting for any further orders of this court। यहाँ पर कोर्ट ने किस बारे में बात की? कोर्ट ने उन चिल्ड्रन के बारे में बात की जो आफ्टर मार्च 2020 क्या हो गए, ऑर्फन हो गए। अब इस चीज से क्या नोटिस किया, मार्च 2020 मतलब कोविड के बाद, कोविड के बाद जिन भी बच्चे जो ऑर्फन हो गए, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनका डाटा अपलोड करने के लिए बोला गया टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज बाय द सुप्रीम कोर्ट। वाई? बिकॉज देखिए जब जब बच्चे ये ऑर्फन हो गए हैं तो इनके लिए जो बेसिक इनकी नीड्स है, फूड कह लीजिए, शेल्टर कह लीजिए, वो प्रोवाइड करवाना बहुत ही नेसेसिटी हो जाती है। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि जब ऑर्फन्स वो होने लग गए हैं तो यहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इलीगल अडॉप्शन भी हो रही है। देखिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है और इलीगल अडॉप्शन हो रही है, तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि देखिए इन सब चीज़ों को के अगेंस्ट हमको काम करना है और पहले तो आपको हमें डाटा देना पड़ेगा उन बच्चों का जो ऑर्फन हुए हैं आफ्टर मार्च 2020, उसके बाद ही हम आगे की प्रोसीडिंग्स कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज द जजमेंट, यहाँ पर ये कोर्ट ने बात की। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज धर्मेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन की बात की जाए, अ सिंगल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट टुडे डायरेक्टेड दैट नो अथॉरिटी टुडे, दैट इज ऑन May 2021, okay, the Delhi High Court directed that no authority shall stop any advocate in the NCT of Delhi from movement during the curfew period without an e-pass if he or she produces a valid identity card proving that she is an advocate। यहाँ पर बहुत ही एक important judgment आई थी by Delhi High Court कि किसी भी एडवोकेट को नहीं रोका जाएगा। देखिए हम सबको पता है कि कोविड के टाइम में, अभी भी कोविड थोड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं है, अब तो रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो हटाई जा रही हैं बाय डिफरेंट स्टेट्स के। मास्क भी अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मास्क भी अगर ना पहना जाए तो उस पर फाइन नहीं इम्पोज किया जाएगा। अब ऐसी जो गाइडलाइंस है वो भी आ रही हैं बाय डिफरेंट स्टेट्स। तो यहाँ पर लेकिन अगर कोविड की पहले की बात की जाए तो कोविड के जब कर्फ्यू लगा हुआ था तो किसी को भी आने जाने में मनाही थी, मतलब वो प्रॉपर एक कर्फ्यू लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अगर एडवोकेट्स मूव कर रहे हैं, एडवोकेट्स अपने काम के लिए मूव कर रहे हैं तो उनको रोका नहीं जाएगा कि अगर उन्होंने सिर्फ अपना आइडेंटिटी कार्ड उन्होंने शो कर दिया कि येस ही और शी इज एन एडवोकेट, तो वहाँ तो उनको रोका नहीं जाएगा बाय द अथॉरिटीज, और अगर जो रोकेंगे उन पर सीरियस एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने ये बात की गई। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट ऑफिसर्स हु रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ एडवोकेट्स ड्यूरिंग ऑनगोइंग कर्फ्यू ऑफ वांट ऑफ ई पास। ठीक है, कि ई पास अगर मांग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे ई पास मांगने लगे हो। अगर उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड बता दिया कि सर देखिए ये देखिए मैं हूं एडवोकेट, तो आपको उनको जाने देना पड़ेगा, उनको रोकना नहीं है। दिस वाज द जजमेंट, दैट इज धर्मेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस inhuman condition at quarantine centers and for providing better treatment to corona positive। स्यूमोटो केस है, नॉट बाय सुप्रीम कोर्ट, बट चलिए बात करते हैं इस बारे में। पहले देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। कोरम की बात की जाए, ऑनरेबल जस्टिस विनीत सरन एंड BR गवाई। ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्यूमोटो एक्शन लिया। देखिए, इन रीह्यूमन कंडीशन एट क्वारंटीन सेंटर्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग बेटर ट्रीटमेंट टू कोरोना पॉजिटिव, उन्होंने एक्शन लिया। तो यहाँ पर जब कोर्ट के पास मुद्दा आया तो कोर्ट में क्या बात आई, देखिए
Acknowledging the effort of High Court for looking into the matter in depth while passing the order, we state that courts should avoid passing orders if they are impossible to be implemented. The doctrine of impossibility is equally applicable to the court also. The Allahabad High Court, while considering a suo motu case taken to deal with COVID issues, has passed a slew of directions on May 17. देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शंस पास की कोविड का सिनेरियो देखते हुए मई में, और ऐसी डायरेक्शंस पास की जिसको स्टेट ऐसा कह रहा था कि इनको इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है. देखिए, वन ऑफ द डायरेक्शन वाज कि हर एक विलेज में क्या होना चाहिए, 2 एम्बुलेंस हमेशा रहनी चाहिए विद आईसीयू फैसिलिटीज, 2 एम्बुलेंस विद आईसीयू फैसिलिटीज, और वो भी 1 महीने तक ये काम हो जाना चाहिए, विद इन 1 मंथ ये काम हो जाना चाहिए. तो यहाँ पर स्टेट का कंटेंशन ये था कि स्टेट जब कोर्ट के पास आई, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो यही कहा गया कि सर देखिए, देयर आर 97,000 विलेजेस इन द स्टेट, तो विद इन 1 मंथ हम 2 एम्बुलेंस विद आईसीयू फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है. इट इज सिमिलर टू इम्पॉसिबल. तो ये भी स्टेट ने कहा, और कुछ और डायरेक्शंस भी थी. कोर्ट ने कहा कि जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, जो नर्सिंग होम है, उनको भी चेंज करने की ज़रूरत है. उनमें ऑक्सीजन बेड्स होने चाहिए. जो नर्सिंग होम है, हर एक बेड ऑक्सीजन बेड होना चाहिए. इस तरह से उन्होंने डायरेक्शंस दी थी विद टाइम बाउंड मैनर. एक टाइम बाउंड मैनर में दिया था ये सारी चीज़ें. तो यहाँ पर जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वी आर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स, कि हाई कोर्ट जो एफर्ट कर रहा है कोविड के सिनेरियो में, देखिए ऑब्वियसली जनता के हित के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा, ऐसे फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे कि इफ दे आर इम्पॉसिबल टू डू और पॉसिबल टू डू, मतलब ऐसी गाइडलाइंस मेंशन करनी पड़ेंगी जिनको किया भी जा सके, जिनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके. ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा कि वो वाले ऑर्डर्स को अवॉइड करना पड़ेगा विच आर इम्पॉसिबल टू बी इम्प्लीमेंटेड. और ये जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, ये कोर्ट्स में भी अप्लाई होती है. ये ऐसा नहीं है सिर्फ नॉर्मल जनता के लिए अप्लाई होती है, कोर्ट्स में भी अप्लाई होती है. तो आप उस तरह के ऑर्डर दीजिए. इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने स्टे कर दिया था ऑर्डर्स, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए थे. और कोर्ट ने ये कहा कि चलो इनको एक बेसिक गाइडलाइंस की तरह मान लीजिए कि हाँ जी, आपको इस तरह से प्रोवाइड करनी है फैसिलिटीज की. अगर बोला गया है कि विलेजेस में एम्बुलेंसेज होनी चाहिए तो आप प्रोवाइड कीजिए, लेकिन एक गाइडलाइन की तरह. ऐसा नहीं कि टाइम बाउंड मैनर की होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स की तरह आप चाहे इसको इन्फोर्स नहीं कीजिए. स्टेट को ये कहा गया. ठीक है, तो दिस वाज द जजमेंट. नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज MSTX थ्रू मदर एंड नेचुरल गार्डियन वर्सेस स्टेट एंड अदर्स. दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस अनूप जे भंभानी. ऑब्जर्वेशन देखिए, ये जजमेंट किस बारे में बात करती है. ये जजमेंट बात करती है, द कोर्ट वाइल अवॉर्डिंग ₹6 लाख एज इंटरिम कॉम्पनसेशन टू अ माइनर विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, रिमार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क, बहुत ही एक ऐसा रिमार्क यहाँ पर कोर्ट ने दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट. देखिए, सिंस द सिस्टम कैन नॉट टर्न द क्लॉक बैक नॉर undo the offense, there is little else the court can do other than prosecute the offender and provide to the victim whatever psychological security and sense of empowerment that monetary compensation can give. यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए, जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, यहाँ पर अगर फैक्चुअल बैकग्राउंड की बात की जाए तो ओनली 6 years ऑफ चाइल्ड, 6 years के जो लड़के हैं उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उनके ही रिलेटिव के द्वारा. तो यहाँ पर कोर्ट ने बात की कि जब भी सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल असॉल्ट की बात आती है तो सिस्टम क्लॉक तो पीछे नहीं कर सकता, मतलब पास्ट में तो नहीं जा सकता, और जो भी चीज़ें हुई हैं उसको वैनिश नहीं कर सकता, अंडो नहीं कर सकता. लेकिन कोर्ट क्या प्रोवाइड कर सकता है? कोर्ट जो ऑफेंडर है उसको सज़ा सुना सकता है, और एक मोनेटरी होता है, मोनेटरी कॉम्पनसेशन, वो दे सकता है. यहाँ पर कोर्ट ने सीधे बात की. और कोर्ट ने लीगल सर्विसेज, दैट इज दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इंटरिम कॉम्पनसेशन देने के लिए कहा ऑफ ₹6 लाख. अगर यहाँ पर पहले बात की जाए तो यहाँ पर सेशन कोर्ट ने ओनली 50,000 ही इंटरिम कॉम्पनसेशन दिया था. तो यहाँ पर जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के पास आया तो उन्होंने यहाँ पर इस कॉम्पनसेशन को बढ़ा के कितना कर दिया, 6 लाख कर दिया.
राइट। तो दिस वॉज द जजमेंट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्यों? क्योंकि ये अमेंडमेंट हुई है। द सेंटर नोटिफाइड नोटरीज अमेंडमेंट रूल 2021 विच इंसर्ट द फॉलोइंग क्लॉजेज इन रूल 3 ऑफ नोटरीज रूल। यहां पर अमेंडमेंट हुई, नोटरी अमेंडमेंट रूल हुई है 2021 में। और क्या अमेंडमेंट हुई है कि अ लीगल प्रैक्टिशनर विद 7 years of experience who is person with benchmark disability can make a application for appointment as notary। यहां पर ये कहा गया कि जिन भी पर्सन की बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और वो 7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी नोटरी की एप्लीकेशन वो दे सकते हैं। ही इज एलिजिबल, ही और शी इज एलिजिबल। यहां पर ये बात की गई, ये अमेंडमेंट आई थी। अब देखिए, अब कुछ बात करते हैं कि नोटरी के लिए जब भी अप्लाई करना होता है तो क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या क्या क्लॉजेज होते हैं जो हमेशा फुलफिल होने चाहिए। देखिए, द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ नोटरी। की नोटरी की अगर भी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए तो देखिए ये क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। अ पर्सन हैड बीन प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट फॉर 10 years। देखिए 10 साल तक पर्सन प्रैक्टिस करता हुआ होना चाहिए। SC/ST कैटेगरी के बारे में बात करें तो 7 years इनफ है, हैड एटलीस्ट फॉर 7 years फॉर SC/ST कैटेगरी। अगर वुमेन है, वो भी अगर 7 साल तक प्रैक्टिस कर रही हैं तो वो भी क्या कर सकती हैं, लीगल प्रैक्टिशनर है तो वो भी नोटरी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, क्वालिफाई है वो। अगर कोई भी पर्सन इंडियन लीगल सर्विसेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है तो वो भी नोटरी के लिए एलिजिबल हो सकता है। अगर कोई भी 10 years तक, he had been at least for 10 years a member of judicial services, held an office under the central government or state government requiring special knowledge of law after enrollment as an advocate, 10 साल तक की बात की है, held an office in department of judge advocate general or in the legal department of armed forces। अगर लीगल डिपार्टमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज में भी 10 साल तक उन्होंने नौकरी की है तो फिर क्या हो सकता है, वो नोटरी के लिए, नोटरी के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो दीज आर द गाइडलाइंस जो नोटरी के लिए। हमेशा क्वेश्चन रहता है एडवोकेट्स में कि अगर नोटरी के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, अगर नोटरी में हमने अप्लाई करना होता है तो क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं। तो दीज आर द गाइडलाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, ये हमें पता होनी चाहिए एज एन एडवोकेट, एज ए लॉ स्टूडेंट, ग्रेजुएट और इवन फॉर अ जनरल पर्सन ऑल्सो। ठीक है, तो अमेंडमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि जिसकी भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगी वो अगर उन्होंने 7 years तक की उनकी प्रैक्टिस हो गई है तो वो नोटरी एप्लीकेशन वो फाइल कर सकते हैं नोटरी के लिए। ठीक है, दिस वाज द नोटिफिकेशन। तो आई होप जो भी हमने आज जजमेंट्स पढ़ी हैं वो आपको सारी की सारी समझ में आ गई होंगी अच्छे से, और आपके जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये हमेशा ये सेशन मैं फिर से कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लॉ के जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही ज़्यादा पक्का हो जाता है, वो पता लग जाता है आपको कि लॉ अगर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो लॉ किस तरह से उस बारे में बात करती है। ठीक है, देखिए तब तक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और थैंक यू सो मच।